नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, जो हमारा रीट सोशल साइंस का सिलेबस चल रहा है उसी के अगले भाग में हम आपके सामने हैं और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मौर्योत्तर काल। अब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मौर्यकालीन प्रशासन वगैरह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का टाइम पीरियड। मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का टाइम पीरियड, उसमें कौन कौन शासक हुए, कौन कौन से वंश बने, कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां रही, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुंग वंश की। कौन सा वंश है? शुंग वंश। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये मौर्य काल में की सेना में उनका ब्राह्मण सेनापति था, जिसने बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी 184 ईसा पूर्व। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 184 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश के समय में पाणिनि ने अष्टाध्यायी, जो संस्कृत के जो व्याकरण है, ठीक है, पाणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना शुंग वंश के समय में की थी। और मनु की जो मनु स्मृति नाम का जो ग्रंथ है उसकी भी रचना जो है वह शुंग वंश के समय में की गई थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सांची और बरहुत के जो स्तूप है उनका विस्तार भी शुंग वंश के समय में किया गया था। तो शुंग वंश के बारे में यह जानकारी एनफ है, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से एनफ है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही आपके सामने आएँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से ही आपके सामने चलते रहें। तो वीडियोस होने के बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी रखेंगे, टेस्ट भी लेंगे हम आपके। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। देखने के बाद सीधे चलना नहीं है, रुकना है, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके फिर जाना है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश जो कि मात्र सत्तात्मक वंश माना जाता था, ठीक है। कहाँ पे थे ये? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में उस समय, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है, उस समय ये वहाँ पर शासन करते थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो संस्थापक है वो माना जाता है सिमुक नाम का जो व्यक्ति है वो सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे, आंध्र प्रदेश में शासन करते थे। इनके समय में काल्य, चैत्य और अमरावती स्तूप का जो है वो विस्तार हुआ था। सीसा के सिक्के सातवाहन वंश द्वारा चलाए गए। सातवाहन वंश में ही हाल जो गाथा सप्तशती, हिंदी के जो महाकवि हैं बिहारी, उनके ग्रंथ पर, सतसई पर भी इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो हाल की जो गाथा सप्तशती है उसकी रचना भी सातवाहन वंश में हुई थी। इनका जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था, सबसे प्रचलित और शक्तिशाली, उसका नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी, जिसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। और वशिष्ठिपुत्र पुलुमवी, ये भी एक शासक था जिसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। और कहा जाता है कि पुलुमवी के समय में सातवाहन वंश का पतन शुरू हो चुका था, ठीक है। अब सातवाहन वंश के बाद में अपन बात करते हैं शकों की। शक, जिसको प्रचलित भाषा में हम कह सकते हैं सीथियन। आपने नाम सुना होगा सीथियन। तो शक और सीथियन एक ही बात है, ठीक है। प्रचलित नाम है सीथियन। इनका सर्वप्रथम राजा था माउस, जिसको मावेश भी कहा गया है। रुद्रदामन सबसे इनका प्रचलित शासक था। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख है। तो वो जो है वो शकों में ही था, रुद्रदामन, ठीक है। इसका समय है 130 से 150 ईस्वी। इसको उपाधि, मतलब शक शासक जो थे पूरे, केवल रुद्रदामन नहीं, सभी शक शासक मुरुंड की उपाधि धारण करते थे। और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जो है वो शकों ने ही चलाए थे। चांदी के सिक्के लेख वाले जो थे वो शकों द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। जो कि कहाँ थे? पश्चिमी भारत में। बहुत आयत में ये सिक्के मिले हैं, चलाए गए नहीं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि सर्वाधिक सिक्के प्रचलित थे, ठीक है।
पश्चिमी भारत में चांदी के, ये शकों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर अपन बात करते हैं इंडो ग्रीक। ग्रीक और इंडियन दोनों को जो मिलाकर जो क्या कह सकते हैं अपन, एक मूर्तिकला जो भी बनी उसको इंडो ग्रीक कहा गया है। ठीक है, यूनानी वगैरह से मिलाकर। तो इसका जो शासक जो था वो प्रमुख शासक था मिनांडर, जिसको बौद्ध साहित्य में कहा गया है मिलिंद पन्हु, एक बौद्ध साहित्य का ग्रंथ भी है। ठीक है, तो मिनांडर यानी मिलिंद। इसका शासन था 165 से 145 ईसा पूर्व। स्वर्ण सिक्के लेख वाले जो सबसे प्रमुख सिक्के जो है वो इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे भारत में। ठीक है, और गांधार शैली का जो विकास है वो भी इसी के द्वारा किया गया था। मतलब कि अपन कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के यूनानी देवता अपोलो, यूनानी जो देवता थे अपोलो, उन्हीं के आधार पर जो भारत में जो उनकी जो मूर्तियाँ बनाई गई उसी को गांधार शैली कहा गया है। ठीक है, दो तरह की शैलियाँ उस समय, उसके बाद में कुषाण वंश में फेमस हुई थी, वो मथुरा शैली भी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गांधार शैली। ठीक है, यानी यूनानी देवता अपोलो के आधार पर गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ भारतीय शैली में बनाई गई। तो दोनों को मिलाकर जो शैली बनी उसी को कहा गया है इंडो ग्रीक शैली। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट शासन है नंबर 5 पर लास्ट है ये हमारा, कुषाण वंश। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? विम केडनफिसस। सिमुक तो किसका था? सातवाहन का था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? विम केडफिसस। ठीक है, ये जो कुषाण वंश वाले जो लोग थे ये कहाँ से आए थे? ये पश्चिमोत्तर चीन से आए थे। वहाँ पर एक कबीला था जिसका नाम था यूची। तो यूची कबीले के जो लोग थे वही भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। ठीक है, तो इन्हीं को कुषाण कहा गया है। तो अगर इनका मूल स्थान पूछा जाता है तो वो बनेगा पश्चिमोत्तर चीन। ठीक है, वहाँ से ये आए थे। उसके बाद इनका जो सबसे प्रमुख जो राजा था उसका नाम था कुषाण। उसका समय था 78 से 101 ईस्वी। 78 जब ये राजा बना, जब इसका राज्याभिषेक हुआ, तभी इसने 78 में जो है वो कुषाण वंश यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसने संवत की स्थापना की थी। ठीक है, तो 78 में जो है वो इसने संवत की स्थापना की थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुषाण ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी। तो उपाधियों में ध्यान रखना है कि इसने देवपुत्र और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र और महाराजा अधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। कुषाण जो था वो महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संबंधी था। कुषाण के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ चुका था, महायान और हीनयान। तो कुषाण जो था वो महायान बौद्ध शाखा से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद में कुषाण के समय में अश्वघोष इसके दरबार में थे, जिन्होंने बुद्ध चरित और सोदरानंद नाम के प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। और अब ये चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात अपन कर ही चुके हैं। और इसने कुषाण वंश के जो जितने भी राजा थे वो सब महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो कुषाण वंश के शासकों ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ये बात भी ध्यान रखनी कि कुषाण ने 2 राजधानियाँ बनाई थी, अपनी 2 नगरों की स्थापना की थी, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर यानी कि वर्तमान में इसको कहते हैं अपन पेशावर, और मथुरा। तो यहाँ पर उसके बाद में गांधार शैली को भी इसने विकसित किया और साथ में एक नई शैली मथुरा शैली को भी इसने विकसित किया था। तो कुल मिलाकर कुषाण वंश जो थे वो भारत में एक इम्पोर्टेंट वंश माना जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से मौर्योत्तर काल के वंशों की बात की है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच।